है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है जी, ठीक है सुनील चौधरी जी प्रेजेंट, ग्रेट। In order to prevent formation of carbon on injector, the temperature of nozzle tip should be। तो हमारे पास कार्बन ना जमे, कार्बन ना जमे इंजेक्टर के ऊपर, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए नोजल टिप का? तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसके जल्दी से 1.A, 1.B, 1.C, जो भी आपका आंसर लगता है आपको जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आता है। ये वो क्वेश्चन है, फिर से बताता हूँ, जो आपने पढ़े हैं वही आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी जवाब दे दो। तो जवाब आने शुरू है चंदन कुमार, सबसे पहले चंदन कुमार, फिर सुनील चौधरी। ओके ग्रेट, जल्दी से रिप्लाई करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेलो हेलो चंदन कुमार जी, सॉरी 2 मिनट लेट हो गया आज स्टार्ट करने में। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास, इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। तो बी नहीं है जी, डी नहीं है, इट इज सी। तो 250 से 300 डिग्री। और मैं फिर से कहूंगा बच्चे, अगर आप नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं तो आपको धोखा फिर से मिलेगा, क्योंकि ये अभी के लिए मेमोरी में रहेगा। मत सोचो कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मत सोचो। राम राम निधान जी, ग्रेट। तो अभी ये मत सोचो कि आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा है, कभी मत सोचना, मेमोरी पे विश्वास मत करना। पहले लिखो इसको, अभी क्वेश्चन को जल्दी से लिख लिया करो कि मुझे ये क्वेश्चन कराया गया है, और ये कभी ना कभी दोबारा रिपीट जब करोगे 2 3 4 बार, तो आपके लिए मुंह जुबानी याद हो जाएगा, आपको मुंह में सीधा आपके चढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट, installation of supercharger on 4-stroke 4-cycle diesel engine can result in the following percentage increase in power। कितनी पावर बढ़ जाएगी अगर सुपर चार्जर लगाते हैं? 25%, 35%, 45%, 100%। कितनी पावर इंक्रीज कर जाती है उसकी अगर हम सुपर चार्जर लगाते हैं 4-साइकिल डीजल इंजन में? 4-स्ट्रोक जो साइकिल है हमारे पास, 4 साइकिल है, और डीजल इंजन, उसके लिए डबल साउंड आ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं तभी पूछ रहा था आपको कि साउंड क्लियर है या नहीं। एक सेकंड बच्चे, चेक करो, एक बार चेक करो इसको कि साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, बाकी भी बता दो। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है, राइट आंसर हमारे पास है वो एक्चुअली 45% नहीं, 35 नहीं, 25, 100% पावर इंक्रीज कर सकते हैं आप। इतनी ज्यादा पावर इंक्रीज कर सकते हैं सुपर चार्जर से। सुपर चार्जर से हमारे पास बहुत ज्यादा जो पावर इंक्रीज कर जाती है। तो इसका राइट आंसर 100% है, 100%। ओके, which of the following is false statement? Excess quantity of sulfur in diesel fuel are objectionable because it may cause the following। तो ये बताइए जी, देखो सल्फर क्या क्या कर सकता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट, हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट बताइए जी, इसमें से फॉल्स कौन सा है? कि सल्फर डालने से पिस्टन रिंग खराब होते हैं, स्लेंडर वियर होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन सर्कल, और ऑयल स्लज इन द इंजन क्रैक्स केस, या डेटोनेशन। क्या होता है इसमें से अगर सल्फर हम डाल देते हैं? मतलब फॉल्स, फॉल्स क्या है? बाकी सारा कुछ सही है, लेकिन फॉल्स कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर किसका आ चुका है यार? इको की प्रॉब्लम, फिर से इको की प्रॉब्लम एक बार चेक करता हूँ यार। इको की प्रॉब्लम, फिर से इको की प्रॉब्लम, ये इको की प्रॉब्लम मुझे बहुत तंग कर लिया है, बहुत ज्यादा तंग कर लिया ये इको की प्रॉब्लम। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा जी। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास, अभी सुन लो एक बार। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डेटोनेशन है, कि डेटोनेशन नहीं कारण होता, सल्फर के कारण डेटोनेशन नहीं आती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखो। बाकी सब कुछ होता है कि सल्फर होगा तो पिस्टन रिंग और सिलेंडर वियर होगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन सर्किट स्कर्ट हो जाएगा, ऑयल स्लज इन द इंजन क्रैंककेस, ये भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डेटोनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट बताइए जी, a quaternary joint in the kinematic chain is equivalent to the। ये तो सबको पता होगा, आई होप ये सबको पता होगा जी। इसका बताइए, इसका राइट आंसर। अब इको बताना यार, अब इको ज्यादा आ रही है कम आ रही है? नहीं तो मैं वही दोबारा से माइक जो है, माइक उतार के बात करूंगा, माइक उतार के बात करता हूँ, नहीं तो
ठीक है, मेरे पीछे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको जैसे अन अकेडमी बहुत अच्छा है, उनका सेटअप थोड़ा अच्छा होता है, तो आपके जैसा मैं हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इन चीजों को कम समझ पाता हूँ। क्वार्टरली ज्वाइंट, तो इसका डी 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 ग्रेट 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 सबका राइट आंसर, गगनदीप वेलकम। तो डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास ये देखिए बाइनरी ज्वाइंट में हमारे पास ये देखो बाइनरी ज्वाइंट हमारे पास इस तरह से, टर्नरी ज्वाइंट हमारे पास ये होता है, और क्वार्टरली ज्वाइंट हम यहाँ पे चार जो होते हैं हमारे बार जुड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली है, लेकिन क्वार्टरली आगे कितने के बराबर होता है, तो ये 3 बाइनरी के बराबर होता है, 3 बाइनरी के बराबर होता है, तो ये जो होता है हमारे पास वो 3 बाइनरी के बराबर होगा। तो किस तरह से देखो, एक तो हमारे पास ज्वाइंट जो बनता है यहाँ पे एक ज्वाइंट बन गया इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ये हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि टर्नरी ज्वाइंट है हमारे पास, तो टर्नरी 2 बाइनरी के बराबर होता है, एक मेरा यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास ज्वाइंट बनते हैं, तो मेरे पास 2 बाइनरी, 3 बाइनरी, 3 बाइनरी, तो यहाँ पे ये सॉरी ये ज्वाइंट कौन सा दिखा दिया इन्होंने वीडियो में, 1 2 3, ये टर्नरी है, ये टर्नरी है, ये टर्नरी है, ये क्वार्टरली यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये होगा क्वार्टरली। जहाँ पे 4 मिले तो क्वार्टरली का यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने गलत बनाया हुआ इमेज में, तो यहाँ पे ये 3 जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये टर्नरी है। क्वार्टरली मतलब जहाँ पे 4 मिलते हो, 4 मिलते हो, तो इसमें ये बनेगा 1 यहाँ पे, ठीक है, और 2, तो 3 रिपीट होते हैं ना, तो इसलिए हमारे पास ये 3 बाइनरी हमारे पास होते हैं, 3 बाइनरी यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर 3 बाइनरी ज्वाइंट होगा क्वार्टरली का। ओके ग्रेट। ओल्डहैम कपलिंग इज इन्वर्जन ऑफ, ओल्डहैम कपलिंग किसका इन्वर्जन है, ओल्डहैम कपलिंग किसका इन्वर्जन है बताइए जी। तो हमारे पास 4 बार लिंक या डबल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर, नन ऑफ दीज, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। थैंक यू गगन, थैंक यू, इतना ठीक है, मैं करता हूँ यार, बहुत मैंने नेट पे सर्च किया है, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है इन चीजों की कि कैसे इको खत्म करें, क्या करें, तो मैं कोशिश करूंगा जहां से मुझे कभी मिला तो कर लूंगा। ओके, इसका राइट आंसर सबका सही है, ग्रेट ग्रेट यार, मजा आता है। तो डबल स्लाइडर होता है हमारा पास, ये मैंने डिप्लोमा में बनाया था प्रोजेक्ट, तो मुझे आज भी बड़ा मजा आता है। डिप्लोमा में मैंने ये तैयार करा था, लकड़ी के, मेरे डैडी जो मिस्त्री थे लकड़ी के, तो वो कारपेंटर थे, तो कारपेंटर थे, उन्होंने ये तैयार करके दिया, करवा के दिया मुझे, ठीक है, तो ये पूरा मुझे सिस्टम बना के दिया, और जब लेके जा रहा ना वहां रेलवे में लेके जा रहा, तो उन्होंने चेक कर रहे ये क्या लेके जा रहा तू, मैंने बोला जी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ये इस तरह से मैकेनिज्म तैयार किया है सब। तो ये डबल स्लाइडर होता है, इसमें यहाँ पे भी एक स्लाइडर है, एक स्लाइडर यहाँ पे होता है, तो बहुत खूबसूरत डिजाइन बनता है यार इसका, बहुत खूबसूरत बनता है ओल्डहैम कपलिंग का। ओके नेक्स्ट जी, इफ द स्लाइडर क्रैंक चेन, in the slider crank chain the formation of Whitworth quick return mechanism takes place when, और मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड भी हुआ, जुकाम भी हुआ, तो इसलिए भी शायद आवाज ठीक ना आ रही हो जी। इसका राइट आंसर बताइए जी। हमारे पास कपलर लिंक इज फिक्स्ड, लॉन्गेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, स्लाइडर इज फिक्स्ड, तो क्या होगा 6 का, 6 का। गगनदीप सी कह रहे हैं, ओके, गोविंद गिरी बी, ओके थैंक यू आदित्य, आदित्य थैंक यू। तो इसका तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझता। अब देखो मैंने कोई सिस्टम चेंज नहीं किया, वो अपने आप आवाज ठीक होगी, ठीक है, मे बी। तो ये सी क्या है स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, तो हमारे पास क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। शायद ये GIF फाइल इतनी अच्छी दिख नहीं रही होगी आपको, तो ये GIF फाइल जो है ये कुछ इस तरह से मूवमेंट है इसकी। तो ये यहाँ पे जो होता है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसको फिक्स किया जाता है, स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स किया जाता है, फिक्स करने के बाद हम इस चीज को मूव करते हैं, तो ये विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बताइए जी। The point of application of resultant of all the forces which tends to cause rotation in the body about a certain axis is known as, तो एक point of application है resultant of all forces, सारी forces का resultant which tend to cause the rotation, जो rotation cause करे, तो उस point को क्या कहेंगे। सेवंथ का जी, सेवंथ का राइट आंसर बताएं, सेवंथ का किनका ठीक होगा, कितने लोगों का ठीक होगा।
कितने लोगों का ठीक होगा जी? जल्दी स्पीड पे करो यार, थोड़ा मैसेज स्पीड पे करो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? ना अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा वेस्ट करो, इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, मैं ट्राई करूंगा यार, मैं शुरू करूंगा और एक कोचिंग शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें मैं सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम, ये सब कुछ स्टार्ट कराऊंगा मैं। तो मुझे मजा आएगा कि अगर वही कुछ 10 के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े और मेरे पास कोचिंग ले। अगर आपका कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट तो उनको बता सकते हो आप। तो मैं सोम, टॉम ये जो है मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो इसका यार किसी का राइट आंसर किसका है? तो फिर कहते हो गालियां पड़ती हैं, गालियां पड़ने वाली बात है? सिर्फ गोविंद गिरी, जतिन गुप्ता, यही राइट आंसर है आपका। शाबाश शाबाश जतिन और गोविंद गिरी, बाकियों से आप आगे निकल गए, एक मार्क आपका आगे निकल चुका है, एक पॉइंट आगे। सेंटर ऑफ परक्यूशन बोलते हैं बच्चे, जब हम सारे इधर से फोर्स लगा रहे हैं उधर से फोर्स, लेकिन उसका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास घूमेगा। तो फीस बहुत कम रखूंगा बच्चे, फीस बहुत कम रखूंगा, ठीक है? बहुत कम रखूंगा। सिर्फ ये है कि मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे चाहिए 10-12 स्टूडेंट ऐसे जो मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ जुड़ के लगा डेली मेरी क्लास लगाए और मेरे से बातें करते हुए मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर ले, ठीक है? उसी रिकॉर्डिंग को हम सबको दे देंगे, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग जो होगी, तो हमें दिक्कत ये, लाइव पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन जब रिकॉर्डेड में अलग होती है, ठीक है? मैं कर दूंगा निदान, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ सरफेस, स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट? जी जितेश, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन दे हुए यार, मैं स्पेशल तो नहीं करवा रहा बच्चे, स्पेशल किसी का कुछ नहीं करवा पा रहा, ठीक है? तो इसलिए ओके, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो कितनों का राइट आंसर आएगा मेरे पास? देखो ऐसे गड़बड़, प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार क्या कर रहे हो? तो इसका राइट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, इसमें स्ट्रेंथ की बात कहां से आ गई? स्ट्रेंथ की बात कहां से आ गई? स्ट्रेंथ नहीं है कुछ भी इसमें, सिर्फ नेचर है, नेचर, नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं। इसके शेप डिपेंड नहीं करती है, स्ट्रेंथ उसकी नहीं डिपेंड करती है, वो उसकी नेचर, उसका कैसा नेचर है उसका होता है। प्रदीप नेगी जी, सी ग्रेट। अब प्रदीप कुमार आपने आंसर चेंज कर दिया, चेंज मत किया करो, कोई बात नहीं। आप इसकी को याद रखो कि मैंने ये गलती यहाँ पे की थी, यहाँ पे कर लो, पेपर में गलती मत करना। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें जो एंगल बनता है, ये आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन के चैप्टर में, जब एंगल हमारे पास होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, डिप्लोमा के स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है बच्चे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोले, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? पॉइजन रेशियो किस पे डिपेंड करती है? पॉइजन रेशियो किस पे डिपेंड करती है? जल्दी से, क्विक 10, इतने हाथ तेजी से चलने चाहिए आपके, स्पीड पे, एनर्जी लाओ यार, क्या चीज है? जवान हो गए, बूढ़े तो नहीं हो गए हो? और अगर आप अभी लेट के वीडियो देख रहे हो तो नहीं बच्चे, आपने लेट के नहीं वीडियो देखनी, बेड पे बैठ के नहीं वीडियो देखनी, सीधे बैठो, सीधे बैठो और अपनी ये कमर है ना जो सीधी रखा करो, ऐसे आर्मी की तरह तैयार, आर्मी की तरह तैयार रहा करो। ये देखो, वे देखो किसका राइट आंसर है। थप्पड़ मारने को दिल करता है, अगर सामने आ जाओ ना यार, सामने आ जाओ। आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ सीधा सीधा सोचते नहीं हो, सोचते नहीं हो, पॉइजन रेशियो सोचते नहीं हो। ये बच्चे, सिर्फ एक ही बच्चे का राइट आंसर आया, किसका? सुभद्र, सुभद्र, है ना? तो ये मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, मटेरियल कैसा है उसका, मटेरियल पे डिपेंड करता है। पॉइजन रेशियो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसको इस तरफ खींचेंगे और इस तरफ दब जाएगा अपने आप, तो इस तरफ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। तो बच्चे अगर आपको पॉइजन रेशियो नहीं पता है तो सुन लो इसके बारे में। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारे पास? पॉइजन रेशियो होता है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम खींचते हैं, और खींचने के बाद उसकी लेंथ बढ़ जाती है,
उसकी क्या होती है, लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन उसकी विड्थ भी तो डिक्रीज करती है। लेंथ बढ़ती है लेकिन विड्थ डिक्रीज करती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये होता है लेटरल 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 स्ट्रेन। तो इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, जब लेटरल का और लॉन्गिट्यूडनल का, तो वो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल पे, कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। और ये देख लो इंसान ही सब सिर्फ चेंज करता है अपने आप को ऐसी चीजें, लेकिन भगवान ने बोल दिया कि आयरन का इतना पॉइजन रेशियो रहेगा, उतना ही है। जिसका म्यू जितना 0.33 एक बार बोल दिया ना, अगर आपने लिख दिया कहीं पे कि आपने चेक किया उसका 0.33 रहा, तो उस मटेरियल का चाहे 100 साल बाद देखना 0.33 ही होगा पॉइजन रेशियो, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज सोचो, ऐसे ही नहीं। ओके, आगे देखो, कोई बात नहीं गगन। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ हैंड फिक्स्ड एंड वन एंड फिक्स्ड एंड अदर पिन्ड। तो इसमें रेशियो क्या रहेगा यूलर बकलिंग लोड का, ये देखते हैं। ये उसको क्वेश्चन आएगा जो पढ़ता है न्यूमेरिकल भी और साथ में थ्योरी भी, और अच्छी तरह से पढ़ता है, सिर्फ उसी का राइट आंसर होने वाला है ये, नहीं तो नहीं होगा, किसी का राइट आंसर नहीं होगा। इसका देखते हैं इसका राइट आंसर 11th का। तो किसी ने यार, ये आलोक वर्मा, वॉश दिल वाले बच्चे ना, ये बड़े चलाक। वॉश दिल क्या होता है बच्चे? ठीक है, तो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मुझे राइट आंसर बनाना है। 2 मिनट है आपके पास, आप सीधा बी सी डी लिख रहे हो, लेकिन देख तो लो क्या राइट आंसर कैसे होगा। गगनदीप जी सी लिख रहे हैं, गोविंद गिरी डी लिख रहे हैं, तो बच्चे इसका राइट आंसर कैसे पता कैसे पता चले? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं आपको किस तरह से मैं करता हूं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं कहीं पे खाली जगह लेता हूं, तो यूलर्स लोड जो होता है हमारे पास, वो कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो हमारे पास यूलर लोड का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अगर बोथ एंड फिक्स्ड हैं, तो उसमें एल ई कितना होता है? एंड फिक्स्ड है तो उसमें एल ई कितना होता है? मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है। और अगर आप सिर्फ तारीफ ही कर रहे हो यहाँ पे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन वीडियो को आपने कॉन्सेप्ट फिर भी नहीं आपके क्लियर। अगर मेरे 700 वीडियो है तो 700 नहीं देखी आपने, 700 की 700 वीडियो नहीं देखी, सिर्फ बेवकूफी कर रहे हो आप। जो आपको फ्री में मिला हुआ है सब कुछ पढ़ के, सुन के, समझ के आओ यहाँ पे। एल ई बोथ एंड फिक्स क्या होता है? L/2 होता है, L/2। और दूसरा क्या है हमारे पास? एक पिन है और दूसरा हिंज्ड है ना, यही था। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज पिन्ड। तो उसमें क्या होता है? एल ई होता है हमारे पास L/√2। तो अगर मैं पहले एल ई को L/2 पुट करूं और इसको L/√2 दोबारा पुट करूं, तो दोनों का राइट देखेंगे कितना आता है। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, सॉरी ये पेन नहीं सही चल रहा, एल ई क्या है? L/2। तो L/2 का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर। तो ये 2 ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये बन जाएगा। दूसरा अगर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद ये पुट करेंगे, तो हमारे पास पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, यहाँ पे अपॉन L/√2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर देंगे। अब ये √2 जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो मतलब इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। तो रह क्या गया? 4/2। 4/2 का मतलब क्या है? 4/2 का क्या मतलब है? 2:1। तो हमारे पास राइट आंसर डी है। जिन्होंने डी दिया है राइट आंसर उन्हीं का है बस, बाकियों का सबका गलत है। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जेई बनना है, मम्मा पापा मुझे जेई बनना है, जेई बनना है मुझे। इस तरह से जेई बनोगे यार, इस तरह से जेई बनोगे?
आप राइट आंसर नहीं दे रहे हो तो कैसे आप बन सकते हो? यहां पे नहीं दे रहे हो, इतने आसान क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हो। अपने आप को टटोलो पहले, मुझे क्या आता है, मैं इस लायक हूं या उस पोस्ट के लायक हूं या नहीं। मम्मा पापा के लगवा के 4-4 लाख 5-5 लाख घर पे बैठ गए, पापा मुझे काम लगवा दो, पापा कहां से लगवा दे? गुस्सा चढ़ाते हो यार कई बार ना। इसका राइट आंसर बताओ जी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अक्ररेंस ऑफ द टोटल स्लिप इन द बेल्ट ड्राइव अकर्स व्हेन। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ जी। अक्ररेंस ऑफ टोटल स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव अकर्स व्हेन, कब होता है? कब होता है टोटल स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव अकर, कब होता है? क्वेश्चन तो यार मैं बहुत डिफिकल्ट भी डाल दूं, अच्छा भी डाल दूं, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं देखता हूं कि हाँ कि आपका भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊं। क्वेश्चन बहुत है, उल्टे सीधे क्वेश्चन बहुत पड़े हैं। तो इसका 12वें का राइट आंसर जी, 12वें का राइट आंसर बताइए जी। सही है। किसका सही है? किसका सही है? डार्क जस्टिस, लेट आए हो, लेट आए हो डार्क जस्टिस। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सिर्फ 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 किसका है? ए बी सी डी, क्या लगाऊं? डी। डी इज द राइट आंसर। एंगल ऑफ रेस्ट इज 0। एंगल ऑफ रेस्ट इज 0। और मैं फिर से कहूंगा बच्चे, मैं एक ही बार बार बात कहता रहूंगा बच्चे, अगर आपके पास मौका है, अगर आपके पास है, कुछ करने का टाइम है आपके पास, दोबारा कहता हूं 24 घंटे ही है सबके पास, 24 घंटे ही हैं। अगर आपके पास चाहे घर में कार है चाहे नहीं है, चाहे एसी लगा है चाहे नहीं लगा है, फैन में लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे सबके सेम है। दौड़ता कौन है? कौन ज्यादा देर ज्यादा घंटे दौड़ता है वही आगे निकलता है। मत सोचो कि मेरे पास ऐसा नहीं है तब मैं कर सकता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। बेवकूफ हो अगर आप ऐसा सोचते हो। आज के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में, अगर आप सोचते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते, मेरे पापा ऐसे होते वैसा होता, कुछ नहीं है ऐसा। 24 घंटे सबके पास सेम है, ज्यादा से ज्यादा दौड़ो। नेक्स्ट करो जी अगला क्वेश्चन। आई लेट हो गए हम करने में। व्हाट इज द शेप ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम? तो इसमें बताइए जी, हमारे पास इसमें बताइए कि हमारे पास अगर हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है हमारे पास, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है, तो इसका क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर जी? जल्दी से। हाँ, नेटवर्क हैंग हुआ है सर, हैंग हुआ है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आई है। वो एक बार लाइट गई थी दोबारा आ गई, तो वो क्या होता है कि इन्वर्टर चलता है ना, तो एक बार लाइट जाती है फिर से आ जाती है, वो दिक्कत आ गई थी। तो ये बताइए जी। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर बच्चे एक्चुअली क्या है कि शीयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है तो उसका पैराबोलिक इज द राइट आंसर। पैराबोलिक तो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। ये देखो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस देखते हैं, तो शीयरिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होती है। ये देखो इस तरह की होती है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और हमारे पास बीच में सबसे ज्यादा शीयरिंग स्ट्रेस है और फिर से कम होना शुरू होता है इस तरह से शीयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये पैराबोलिक इज द राइट आंसर। प्रदीप कुमार गलत है आपका, रेक्टेंगुलर नहीं है। गोविंद गिरी गलत है आपका। इसका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। A rod of dimension 20 mm, 20 mm is carrying an axial load, tensile load at 10 kilonewton. If the modulus velocity 250 megapascal, then the strain induced due to this load would be। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। और ये थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आए, सीधा नहीं सर, सर ए सर बी सर डी सर कुछ भी लगा दो। क्या सर को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा एक दिन। ठीक है, फिर यहाँ माथों पे हाथ मारना। 0.25 रह गया मेरा। अरे यार 0.25 के कारण आज मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली है, जॉब नहीं मिलने के कारण यहाँ पे बेइज्जती करा रहा हूँ, घर से, घर वालों से बेइज्जती करा रहा हूँ, गली वालों से बेइज्जती करवा रहा हूँ, रिश्तेदार से बेइज्जती करवा रहा हूँ। अगर चाहते हो कि बेइज्जती होती रहे मेरी तो करवाते रहो, बहुत दुनिया बेइज्जती कराने में, करवाते रहो अपनी बेइज्जती जितनी मर्जी। ठीक है सर, 8 to 8 जॉब करने के बाद 9 to 12 स्टडी, काफी टाइम हो गया है,
कुछ भूल गया हूँ जो पढ़ा था, फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट निधान, फिर भी कोशिश कर रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करना ही पड़ेगा बच्चे, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, करना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर सिर्फ 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 किसका किसका राइट आंसर है? जल्दी। तो मुझे लगता है आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, साथ कॉपी पेन नहीं है क्या आपके पास? तो इसका राइट आंसर सिर्फ 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 गगन जी का, ठीक है, पॉइंट वन होगा इसका। तो ये किस तरह से होगा? अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, नहीं पता है तो देख लो। मैं ना बड़े बेसिक फॉर्मूले चलता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह करता हूँ मैं नहीं बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारता। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है हमारे पास, मैं ऐसे ना बच्चों की तरह स्टार्टिंग से करता हूँ। तो ये होता है लोड अपॉन एरिया, मेरे से फॉर्मूले याद नहीं होते तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये डेल्टा अपॉन एल, किसी न किसी की प्रॉब्लम होती है, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं याद नहीं कर पाता हूँ फॉर्मूलाज को, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? P बाई ए एल बाई डेल्टा एल, ये आ गया एल बाई डेल्टा एल, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये यार यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा आज ये पेन। ठीक है, पेन बदलने वाला मुझे लगता है। तो ये ई, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ई हमारे पास दिया हुआ है, ई हमारे पास 250 है, तो ये 250 लिख दो। लोड हमारे पास दिया हुआ है, लोड हमारे पास कितना है? लोड है 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻3, ठीक है, 10⁻3। और एरिया 20 इंटू 20 दे रखा है, तो 400 हो गया हमारे पास, 400। ठीक है, और मेरे पास क्या दिया हुआ है? 20 mm। ठीक है, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होता है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होता है, मतलब 1 बाई ई। ये रहा 1 बाई हमारे पास स्ट्रेन, यहाँ पे 1 बाई स्ट्रेन, ये रहा, बस स्ट्रेन रह गया, निकालने वाला निकाल दो यार। तो पॉइंट 1 इज द राइट आंसर, ग्रेट। तो इससे पॉइंट 1 इज द राइट आंसर। Which term clarify the degree of subcooling? Degree of subcooling, ये बताइए जी। डिग्री ऑफ सबकूलिंग किसे कहेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ वेपर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ वेपर। जी बताइए, ये इसका राइट आंसर किसका है? और आज कईयों का गलत हुआ है, कईयों का गलत हुआ है, कईयों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। आज अभी मैं इतने क्वेश्चन दिए नहीं है बच्चे, अभी मुश्किल क्वेश्चन दिए नहीं है आपको, अभी भी बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जी। इसका राइट आंसर मेरे पास 15 का 15 पॉइंट, लक्ष्य त्यागी 15 पॉइंट बी लिख दिया करे आगे से, गोविंद गिरी 15 पॉइंट ए लिख दो, ऐसे लिख दिया करो। बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि 15 का आंसर दे रहा है, पता नहीं किसका, और किसी का तो नहीं दे रहा। निधान सिंह, पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास देखिए एक्चुअली होता है कि सब कूलिंग हमारे पास कहाँ पे होती है और कैसे होती है? देखो ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है? इवेपोरेटर। यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये रहा, तो ये रहा, यहाँ पे इवेपोरेटर इवेपोरेशन करेगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? वेपर। कंप्रेशन होगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर हम उसको कंडेंसर में डाल देंगे। अब कंडेंसर में जब डालेंगे यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा ना, यहाँ पे लिक्विड बन चुका होगा, उस लिक्विड को भी ठंडा करना और ज्यादा ठंडा करना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है हमारे पास, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है तो प्रेशर तो सेम है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर वाले जो केस होता है हमारे पास, टीएस डायग्राम जो बनता है वहां पे हमें 4 और 3 पॉइंट दिखते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है और लिक्विड है दोनों, ये दोनों यहाँ पे पॉइंट पे लिक्विड है। तो इसलिए यहाँ पे देखो सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। Which of the following statement holds true for the first law of thermodynamics? सबसे इजी वाला क्वेश्चन, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, बताइए 16 पॉइंट का। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज हमारा टाइम एक्स्ट्रा चला गया, आधा घंटा लगना था लेकिन हम थोड़ा से ज्यादा ले गए खींच के टाइम को। टाइम नहीं खींचना मैंने आप सबका, जैसे अभी ये निधान सिंह जी कह रहे हैं कि जॉब करके आऊं यार, ग्रेट निधान। अगर आप फिर भी अपने आप को देखो, कभी मत सोचना कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये सोचना कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। नौकरी के लिए मत पढ़ना, सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करो। नौकरी नौकरी पीछे भागती है बच्चे,
सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आज क्वेश्चन कुछ लेवल अप है, मैं कर देता हूँ यार, बीच में धीरे धीरे और अप कर दूंगा और खतरनाक करूंगा क्वेश्चन को धीरे धीरे। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? entropy of the system remains, total energy of the system remains constant, total internal energy। तो इसका B is the right answer, B is the right answer बच्चे, B। सोनू कुमार C नहीं है, D नहीं है। तो लास्ट ये 17 क्वेश्चन, टू हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 2000 केल्विन एंड यहाँ पे T डिग्री एंड T डिग्री, सच है ये बच्चे, ये आपको हाँ, या एंड T डिग्री एंड 1500 डिग्री। ठीक है, दो हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ पे। तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर इफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ साइकिल इज सेम? तो दो साइकिल है हमारे पास, दो हीट इंजन है, एक काम कर रहा है 2000 डिग्री और T डिग्री पे, और दूसरा कर रहा है T डिग्री और 500 डिग्री पे, केल्विन पे। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा? इंटरमीडिएट टेम्परेचर, जी गगन सही है आपका। गगन, और कोई गलती मिले तो मुझे प्लीज बताना, मुझे मैसेज में बताना कोई और गलती मेरे वेबसाइट में मिले तो। वेबसाइट प्लीज यार, इसमें आप मेरी हेल्प करो, शेयर करो वेबसाइट को मेरी को। ठीक है, बहुत वेबसाइट्स हैं, लेकिन मेरी भी वेबसाइट का नाम थोड़ा सा ऊपर ला दो, आप सबकी हेल्प चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 1000 केल्विन। ये किस तरह से होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, रूट लेते हैं और उसका हमारे पास इसका मतलब पहले वाला टेम्परेचर और दूसरा टेम्परेचर, इन दोनों का हम रूट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकालते हैं। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, करके देखना। ओके जी, ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। अ कार्नोट हीट पंप इज वर्किंग विद एफिशिएंसी ऑफ 50% इफ द साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू हीट पंप। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू हीट पंप आफ्टर रिवर्सिंग, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप? ठीक है, तो हमारे पास इसका बताइए जी, 50% एफिशिएंसी है तो सीओपी कितना होगा? सीओपी कितना होगा? तो जी 18 पॉइंट का राइट आंसर दें जल्दी, 18 पॉइंट का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 2 है। 2 किस तरह से है हमारे पास, क्या होता है इसमें फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला है जी? हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन यही है बच्चे, पीछे वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था, T1 इंटू T2 करके ना, और अंडर रूट कर देना बस। तो हमारे पास T1 हमारे पास था कितना था, 100 था ना, कितना था यार, देखा नहीं मैंने यहाँ पे, 2000 था। तो 2000 इंटू 500, तो इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके देख लो। ठीक है, बच्चे नहीं हो आप। तो इसका क्या है, इस वाले क्वेश्चन का क्या है, 1 अपॉन एफिशिएंसी। तो सीओपी निकालना हो ना, उल्टा कर दो बस, 1 अपॉन एफिशिएंसी। तो 1 अपॉन एफिशिएंसी मतलब 1 अपॉन 50%। 50% किस तरह से निकलता है, तो ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, ऊपर जाके 100 अपॉन 50, तो ये 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। सीओपी इसका 2 आ जाएगा, सीओपी 2 आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। जी मैं मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं, मैं कभी एक क्वेश्चन नहीं करवा पाता। ओके, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ, थर्मल एफिशिएंसी का रेंज क्या रहती है, 60 to 65, 70 to 75, 45 to 50 और 30 to 35। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थर्मल एफिशिएंसी पूछी है डीजल इंजन की आपने एफिशिएंसी पूछी है, थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर आप में से मेरे साथ कोई फेसबुक पे जुड़ा है तो इतना काम मेरा कर दिया करो बच्चे, अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ उसको शेयर कर दीजिए, आप अपने फेसबुक से कनेक्ट करें, फेसबुक पे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए मुझे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास किसी का नहीं है यार, किसका है? आदित्य कुमार का, शाबाश आदित्य है। 45 to 50% इसका राइट आंसर है, 45 to 50%। इसके डीजल की पूछी है हमारे पास, थर्मल एफिशिएंसी डीजल की। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाउ द हीट एडिशन इन ड्यूल साइकिल टेक्स प्लेस। हीट एडिशन ड्यूल साइकिल में किस तरह से होती है? ड्यूल साइकिल में बताइए, ड्यूल साइकिल में कितनी होगी, कैसी होगी?
तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको मैं बंद कर दूं 1 मिनट जी, इसने हाँ ये देखिए, तो फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। तो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, ये देखो ड्यूल साइकिल। तो ड्यूल साइकिल में हमारे पास जो हीट एडिशन होता है 2 पार्ट में होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में और फिर कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में और एक कांस्टेंट प्रेशर में, ये होता है हमारे पास। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आपका आज आपके 8 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, सॉरी फॉर दैट, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ठीक है। भागो जल्दी से, नया टीचर ढूंढो जो लाइव पढ़ा रहा हो, पढ़ो उनसे, नॉलेज इतनी ले लो कि कोई कमी ना रहे आप में, कोई भी कहीं भी एक आधे नंबर की कमी ना रहे। जो टॉपिक आज आपको नहीं समझ आए हैं, जो गलत हुए हैं, आज रात को बैठ के उनकी वीडियोस देखो। बच्चे मेरे पास, मैं फिर से बता दूं, आपने अगर कोई भी टॉपिक करना होता है, रेफ्रिजरेशन मैं कहता हूं, रेफ्रिजरेशन का अगर आपको लगता है कि हरविंदर सर की वीडियो देखनी है, गेयर इंस्टीट्यूट की देखनी है, तो ऐसे लिख दो रेफ्रिजरेशन गेयर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखो मेरी वीडियोस मिल जाएंगी आपको सारी, रेफ्रिजरेशन गेयर इंस्टीट्यूट, देखो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास अगर आप गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो कुछ भी करो, आपको टॉपिक लिखो, साथ में गेयर इंस्टीट्यूट लिख दो, उस पे वीडियो बनाइए, आपके सामने आ जाएगी। करो आज, देखते हैं, ठीक है, कल दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।